हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम यूपीएससी 2026 के लिए प्रत्येक दिन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। साथ में यूपीएससी का पीटी में जिस तरीक़ा से प्रश्न आता है उसी के हिसाब से हम एक संगठन को पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक दिन एक संगठन को हम पढ़ाते हैं। तो आज जो हमारा संगठन है यूनेस्को है। आज जो मेरा संगठन है यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन है और ये यूएनओ का एक स्पेशल एजेंसी है। तो इसको भी याद रखिएगा, यूएनओ का एक क्या है, विशेष एजेंसी है। यूएनओ का एक विशेष एजेंसी है, इसको याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। ये हमारा यूपीएससी का मार्कशीट है और ये 2023 में मुझे 101 नंबर मिले थे और सीसेट में फेल हो गया था। सीसेट मुझे थोड़ा सीसेट परेशान शुरू से करते रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं अपना महत्वपूर्ण जो संगठन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। आप इसका नाम काफ़ी सुनते हैं और यूपीएससी में काफ़ी आता है। आप देखेंगे कि इसका द्वारा एक सूची जारी करता है, वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसको जारी करता है। और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में देखेंगे भारत का लगभग 40 से प्लस स्थल उसमें शामिल है, ठीक ना। फिर अमूर्त सूची भी जारी करता है, संस्कृति की अमूर्त सूची भी जारी इसके द्वारा होती है, तो उस पर भी चर्चा हम करेंगे। अब हमारा जो अभी देख रहे हैं यूपीएससी पीटी के लिए हम तैयारी, स्पेशली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम देखते हैं तो यूपीएससी पीटी के लिए जो भी ज़रूरी है हम उस पर चर्चा करते हैं। और एक भी मेरा प्रयास रहता है कि एक भी सब फैक्ट जो है, तथ्य जो है उस संगठन के बारे में न छूटे जिसको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यूनेस्को के बारे में। पहले तो यही जानना है कि यूनेस्को क्या है। यूएनओ का एक विशेष एजेंसी है, तो इसको याद रखेंगे। यूएनओ का स्पेशल एजेंसी है। यूएनओ का लगभग 17 एजेंसी है। और जब आप यूपीएससी प्री का तैयारी करते हैं तो इसको ये देख के जाना ही है। 17 के बारे में अगर बेसिक आइडिया रहेगा तो आप वहाँ से प्रश्न कर लेंगे। और चूँकि यूपीएससी में बहुत जो है, आप पीटी में देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविटी हो रहा है उस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। जो भी नेशन चर्चा में होता है उस पर भी देखेंगे कि रूस यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो ये पूछा गया था कि यूक्रेन से सटे हुए देश कौन से हैं। तो 2023 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था कि यूक्रेन का सटा हुआ या फिर सीमांकित करने वाले देश कौन कौन से हैं। तो आप जो भी चर्चा में जो भी वो कंट्री होता है तो उसके बारे में आप ज़रूर अध्ययन करें। चलिए देखते हैं। यूनेस्को की जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को की जो स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, तो इसको भी याद रखेंगे। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। चलिए आगे देखते हैं। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का भी सदस्य है। तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाएगा तो आप फिर वहाँ दिक्कत होगी आपको। इसको याद रखिएगा। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसका भी मेंबर है। और यूनेस्को में टोटल 193 सदस्य है। यूनेस्को में टोटल 193 सदस्य है। तो आप यूपीएससी को देखेंगे तो यूपीएससी का ये टेंडेंसी रहा या फिर ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी हमेशा इस तरीके का सवाल पूछता है कि क्या जो यूनेस्को का मेंबर है वो केवल वही मेंबर बन सकता है यूनेस्को का जो यूएनओ का मेंबर हो। इस तरीके का स्टेटमेंट आ सकता है आपसे कि जो यूएनओ का मेंबर होगा वही यूनेस्को का मेंबर बनेगा। अगर ये कथन आता है तो ये गलत हो जाएगा। और ये भी कथन आता है अगर कि जो यूनेस्को का मेंबर है वो कंपलसरी यूएनओ का मेंबर होगा, तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा। क्योंकि अमेरिका है, इजराइल है और लिंक्टेस्टीन एक कंट्री का नाम है, छोटा सा कंट्री है, वो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है लेकिन यूनेस्को का सदस्य नहीं है। तो इसको याद रखेंगे। ये 3 देश हैं, अमेरिका है, इजराइल है और ये एक कंट्री है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य तो है लेकिन यूनेस्को का सदस्य नहीं है। तो इस तरीके के सीधा से, चूँकि यूपीएससी क्या करता है कि बहुत फैक्चुअल तो नहीं खेलता, उसको पता है कि पॉसिबल है कि आपको याद नहीं हो ये कंट्री का नाम, तो सीधे दे सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने बगैर जो है यूनेस्को का सदस्य नहीं बन सकता है। या फिर ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि जो यूएनओ का सदस्य है वो यूनेस्को का सदस्य कंपलसरी हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। अमेरिका, इजराइल और लिंक्टेस्टीन एक कंट्री है, लिंक्टेस्टीन कंट्री है, ये तीनों जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य तो है लेकिन यूनेस्को का सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। जबकि इसके इन्वर्स भी है कि जो है फिलिस्तीन है और न्यू और कुक जो द्वीप समूह कुक आइलैंड है वो यूनेस्को का मेंबर है लेकिन संयुक्त राष्ट्र सदस्य का मेंबर नहीं है। तो फिलिस्तीन जो है, न्यू है और कुक आइलैंड जो है इसको अभी यूएनओ जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जबकि यह जो है यूनेस्को का सदस्य है लेकिन यूएनओ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये इधर से स्टेटमेंट आ सकता है आपसे, तो इस दोनों स्टेटमेंट को याद रखेंगे। यूपीएससी में कंपलसरी इस तरीके के प्रश्न आता है। यूपीएससी का ट्रेंड भी रहा है और यूपीएससी हमेशा इस तरीके के सवाल पूछती है। जैसे एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में आया कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक का वही मेंबर हो सकता है जो एशिया के कंट्री होते हैं, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ देखेंगे कि रूस का भी उसमें जो है बहुत बड़ा निवेश है एशियन डेवलपमेंट बैंक में।
तो उसका मेंबर है। तो उस तरीक़े से आप स्टेटमेंट को याद रखेंगे। यूनेस्को का कार्य क्या है, इसको देखते हैं। तो यूनेस्को का जो कार्य है, ये शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग के माध्यम से विश्व शांति के लिए काम करता है। तो यूनेस्को जो है कल्चर में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कोऑर्डिनेशन करता है विश्व के साथ, वैश्विक देश के साथ, ताकि विश्व के अंदर जो है शांति की बहाली हो सके। और यूनेस्को अपने कार्यक्रम के माध्यम से सतत विकास जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भी कोशिश करता है, उसको भी प्राप्त करने में यूएनओ का जो लक्ष्य है, यूएनओ का जो एसडीजी गोल है, उसको प्राप्त करने में यूनेस्को की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको याद रखेंगे। अब देखें कि यूनेस्को जो है वैज्ञानिक कार्यक्रम और नीतियों को बढ़ावा देता है। तो ये क्या करता है, यूनेस्को जो वैज्ञानिक कार्यक्रम है उसको, साथ में वैज्ञानिक जो नीति है उसको बढ़ावा देता है और देश को सहयोग करता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए भी काम करती है और पत्रकारों की हत्या के खिलाफ है। तो इसको भी याद रखेंगे। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर है यूनेस्को, साथ में दुनिया के अंदर जो पत्रकारों की हत्या होती है उसके भी यह खिलाफ है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं जो है यूनेस्को परस्यू इट्स ऑब्जेक्टिव थ्रू 5 मेजर प्रोग्राम जो है। तो यूनेस्को जो है अपना जो उसका लक्ष्य है, उसको जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए 5 मेजर प्रोग्राम को लेके आता है। एक है एजुकेशन प्रोग्राम उसके पास है, नेचुरल साइंस की प्रोग्राम है, सोशल एंड ह्यूमन साइंस पर काम करता है, कल्चर पे काम करते हैं यूनेस्को, और साथ में कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पे काम करता है। तो ये 5 बड़ा सेक्टर है जिसमें यूनेस्को जो है वर्क करता है। तो इसको याद रखेंगे। यूनेस्को के कई सारे कन्वेंशन हैं। अब यूपीएससी में देखें कि हमेशा कुछ न कुछ कन्वेंशन पे सवाल आते रहता है। यूपीएससी का जो पेपर है, लेकिन आप देखें कि एक बार जो आया था अभी बीच में देखेंगे, आया था जो चाइल्ड से जुड़ा हुआ जो कन्वेंशन था उस पर आया था यूनेस्को की 182 कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है। यूपीएससी में आया था 2016 का पेपर में देखेंगे 182 कन्वेंशन ऐसे करके लेके आया था। तो जो बाल मजदूरी होता है उससे जुड़ा हुआ कन्वेंशन था, तो उस पर सवाल आया था। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ यूनेस्को का जो भी कन्वेंशन है उससे सवाल आने की संभावना बहुत होती है। और साथ में हमको ये भी देखना हो कि जो यूनेस्को का कन्वेंशन है और सम्मेलन है, भारत उसमें किस में हस्ताक्षर करता है, भारत किसको रेटिफाई किया है। तो इसको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है यूपीएससी के पेपर के हिसाब से। तो सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध व्यापार पर रोक लगाने एवं रोकथाम साधनों पर कन्वेंशन 1970 का है। यह जो संपत्ति है, जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक संपत्ति होता है किसी देश का, उसको अवैध तरीका से पूरे दुनिया के अंदर व्यापार न हो, उस पर रोक लगाने के लिए कन्वेंशन है यूनेस्को का, 1970 का कन्वेंशन है। इसको याद रखेंगे। दूसरा जो यूनेस्को का महत्वपूर्ण कन्वेंशन है कि वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के लिए कन्वेंशन है। तो वैश्विक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के लिए कन्वेंशन है। तीसरा कन्वेंशन है पानी के नीचे सांस्कृतिक विरासत पर कन्वेंशन है। तो वाटर के नीचे जो सांस्कृतिक विरासत है उस पर भी कन्वेंशन यूनेस्को का, उसको संरक्षण के लिए काम करती है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची जारी करते हैं तो उसकी सुरक्षा के लिए भी कन्वेंशन है। 2003 में यह कन्वेंशन हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा। चौथा कन्वेंशन है सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा, ये भी कन्वेंशन है यूनेस्को का सम्मेलन है, इसको भी याद रखिएगा। 2001 का कन्वेंशन है। आगे देखते हैं जो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण के लिए एवं संवर्धन पर एक कन्वेंशन यूनेस्को का 2005 के। तो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है लिखा हुआ, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण पर कन्वेंशन है, तो 2005 के, इसको भी याद रखिएगा। अब जो सवाल हमारा आता है कि भारत और यूनेस्को के बीच क्या रिलेशन है, भारत किस तरीक़ा से यूनेस्को के साथ कोऑपरेशन करता है, किस तरीक़ा से कार्य करता है। तो यूपीएससी का प्रश्न तो मुख्यतः भारत पे ही जुड़ा होता है। यूनेस्को का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, साथ में भारत किस तरीक़ा से यूनेस्को के साथ काम कर रहा है इस पर होना चाहिए। तो भारत यूनेस्को का क्या है, संस्थापक सदस्य, इसको याद रखिएगा। भारत जो है यूनेस्को का क्या है, संस्थापक सदस्य देश है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। यूनेस्को की उपस्थिति भारत में 1948 से ही है। यूनेस्को 1948 से भारत में अपना काम कर रहा है और भारत में इसके 2 कार्यालय है। तो इसको याद रखिएगा, 1948 से भारत में इसके 2 कार्यालय हैं। यूनेस्को के साथ काम करने के लिए भारत में एक आयोग है। तो इस आयोग के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, कोई सवाल ये यूपीएससी का यहीं से आएगा। तो यूनेस्को के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय आयोग भारत के तरफ से यूनेस्को के साथ काम करती है। तो भारत की तरफ से एक आयोग का निर्माण किया गया स्पेशली यूनेस्को के साथ कोऑपरेशन करने के लिए, कोरिलेशन करने के लिए। तो यूनेस्को के साथ जो काम करती है वो जो आयोग है भारत से, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय आयोग है। और यह आयोग किस मंत्रालय का अधीन है, तो देखेंगे कि आयोग माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आती है। तो जो यूनेस्को के साथ कोऑपरेशन करने के लिए जो इंडिया के अंदर भारतीय आयोग है वह माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। तो इसको याद रखिएगा, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन ये आयोग है, तो इसको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। भारत यूनेस्को को काफ़ी मात्रा में फंड भी देता है, तो इसको याद रखिएगा, भारत यूनेस्को को फंड भी देता है। यूनेस्को जो दुनिया के अंदर यूनेस्को काम करे उसके लिए भारत फंड भी देता है, क्योंकि भारत दुनिया का जो अभी देखेंगे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसके हिसाब से भारत को फंड भी देना होता है बहुत सारा। और यूनेस्को का कई कन्वेंशन है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूनेस्को का किन किन कन्वेंशन को भारत जो है हस्ताक्षर किया है।
तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी हमेशा दे देता है 3-4 कन्वेंशन दे देगा और बोले कि किस कन्वेंशन पर भारत हस्ताक्षर करता नहीं है, या फिर है, या फिर रेटिफाई किया है या नहीं किया है। तो इसको देख लेते हैं। पहला जो यूनेस्को कन्वेंशन है कि विश्व संस्कृति प्राकृतिक धरोहर कन्वेंशन 1972 में हुआ था। तो दुनिया के अंदर जितना भी कल्चरल है, चाहे नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, उसके लिए कन्वेंशन हुआ था और भारत 1970 में इस पर हस्ताक्षर किया था। और भारत में 40 से ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है। तो अभी देखिए कि एक असम का जो है, असम के एक सांस्कृतिक स्थल को अभी शामिल किया गया इसमें। मोईदम करके स्थल है, जो वहाँ के राजा का टीला होता था, उनका दाह संस्कार का। तो मोईदम जो है अभी हाल में शामिल हुआ है। तो उस तरीके के जो स्थल है 40 से ज़्यादा भारत में है। और देखें कि जो ये संरक्षण जारी, जो कन्वेंशन जारी करते हैं यूपीएससी हमेशा प्रश्न आता है। और आपका ये जो आर्ट्स एंड कल्चर का जो पेपर है, ये उसका बेसिक जो है कहे कि बेसिक कैरिकुलम में शामिल है, ये बेसिक पाठ्यक्रम है। तो इसको पूरा डिटेल में जानना है। और जो भी नया कुछ होता है, अगर किसी भी भारतीय जो हेरिटेज है, भारतीय स्थल है, सांस्कृतिक या फिर प्राकृतिक स्थल है, तो उसको जब भी शामिल किया जाता है तो यूपीएससी उस पर जरूर सवाल पूछता है। तो इसको याद रखना जरूरी, काफ़ी महत्वपूर्ण कन्वेंशन है। साथ में भारत में देखें कि भारत जो है 40 से ज़्यादा प्राकृतिक सांस्कृतिक स्थल या फिर कहें कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उसमें 40 से ज़्यादा है। इसलिए भारत को ग्रुप 40 में शामिल हो गया भारत। इसको भी याद रखेगा, कभी आ सकता है यूपीएससी में लिख के कि ग्रुप 40 क्या है। तो ग्रुप 40 क्या है ना कि जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट आता है उसमें 40 से ज़्यादा सदस्य हो जाता है, उसको ग्रुप 40 कहते हैं। ऐसे बहुत सारे कम देश हैं जिनके पास 40 से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो कन्वेंशन है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कन्वेंशन है। तो ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कन्वेंशन है और ये कन्वेंशन 2005 में हस्ताक्षरित किया था भारत। और अभी देखिए यूपीएससी योगा पर भी पूछा है, कुंभ मेला पर भी पूछा है, दुर्गा पूजा पर भी पूछा है। ये सभी भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल यूनेस्को का। तो यूनेस्को की 2 लिस्ट जारी होती है। यूनेस्को जो है 2 लिस्ट जारी करता है इस तरीक़ा के, एक मूर्त और एक अमूर्त सूची जारी करता है। तो एक तो आपने आगे भी पढ़ा कि G40 जो है वो मूर्त तरीक़ा से हो गया और अमूर्त सूची। तो देखेंगे कि मानव सभ्यता में जो संस्कृति है, मानव सभ्यता में जो संस्कृति और सभ्यता का आप नाम सुनते हैं, तो जो संस्कृति का पक्ष होता है वो अमूर्त होता है और सभ्यता का जो पक्ष होता है वो मूर्त होता है। और मूर्त पक्ष में जो होता है ढांचा होता है जिसको हम देख सकते हैं, और जो अमूर्त होता है उसको हम देखते नहीं हैं। तो बौद्धिकता का पक्ष होता है, आध्यात्मिकता का पक्ष होता है, उसको अमूर्त कहते हैं। और ये संस्कृति का पक्ष है। तो सभ्यता संस्कृति से भी सवाल यूपीएससी में जब आता है कि सभ्यता संस्कृति में क्या अंतर है, तो उसके लिए आप यहाँ याद रखें कि ये जो सूची जारी होता है यूनेस्को का, मूर्त और अमूर्त सूची, टेंजिबल और इनटेंजिबल लिस्ट, हेरिटेज लिस्ट जो जारी करती है, एक सभ्यता के पक्ष को दिखाती है और एक संस्कृति के पक्ष को दिखाती है। और जो संस्कृति के पक्ष को दिखाती है वो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स है और इसमें भारत के भी बहुत सारे शामिल हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि योगा है, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा है। और उससे पहले भी जो आप 13 लिस्ट देखते थे, 12-13 पहले से शामिल था। जो आर्ट्स एंड कल्चर का बुक है नितिन सिंघानिया जी का, उसमें वो लिस्ट दिया गया है। तो आप उसका अध्ययन करेंगे, वो पूरा उसके बारे में जानना, क्योंकि यूपीएससी हर बार एक न एक सवाल यहाँ से पूछती है, तो वो पूरा लिस्ट याद होना चाहिए आपको। और ये जो कन्वेंशन है देखेंगे कि तीसरा कन्वेंशन है कि युद्ध के समय सांस्कृतिक संपदा की सुरक्षा हेतु हेग कन्वेंशन, ये भी यूनेस्को का कन्वेंशन है। और 1958 में भारत जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और ये क्या करता है, ये कन्वेंशन की युद्ध के दौरान जो सांस्कृतिक संपदा है उसको नुकसान न पहुंचे, इसके लिए कन्वेंशन है। हो सकता है कि 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा हो और वो 2 देश है एक दूसरे के जो कल्चरल हेरिटेज साइट्स है उस पर ही हमला करे, उसको संपदा को बर्बाद करे। तो उसके संरक्षण के लिए जो है ये कन्वेंशन हुआ था कि युद्ध के दौरान कोई भी इस तरीक़ा के जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, कल्चरल हो फिर नेचुरल साइट्स हो, उस पर हमला नहीं करेगा, उसको बर्बाद करने का प्रयास नहीं करेगा। तो उस पर देश जो है, जो भी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करता देश है वो इस तरीक़ा के बमबारी नहीं करते हैं ताकि उसके जो है हेरिटेज साइट्स का नुकसान हो जाए। चौथा महत्वपूर्ण जो हमारे पास कन्वेंशन है वो है कि सांस्कृतिक संपत्ति, यहाँ सांस्कृतिक लिखा हुआ है, सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी, आयात एवं स्वामित्व स्थानांतरण रोकथाम कन्वेंशन 1970। और ये कन्वेंशन को भारत 1989 में 1989 में हस्ताक्षरकर्ता बना, मतलब भारत हस्ताक्षर किया था। और ये अवैध तरीक़ा से भारत से बाहर गई ऐतिहासिक वस्तुओं को वापस लाने का कन्वेंशन है। हो सकता है कि दुनिया के किसी भी देश के जो हेरिटेज साइट्स है उसको कोई चोरी कर लिया, फिर वो किसी देश में है और उसके पास उसका साक्ष्य जो है मौजूद है सॉरी, तो वो इस कन्वेंशन के तहत हस्ताक्षर करता देश आपस में जो है आदान प्रदान भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारे पास है एक 5वां जो महत्वपूर्ण कन्वेंशन है जिसको भारत हस्ताक्षर करता है, शिक्षा में भेदभाव विरोधी कन्वेंशन 1960 का है और भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है।
और यह कन्वेंशन क्या करती है कि सभी के लिए समान शिक्षा की बात करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के भी जो अनुच्छेद 21 के क में जो है सार्वभौमिक शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षा जो है एजुकेशन है मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के क के तहत शामिल है। तो इसको भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 के तहत शामिल है और ये कन्वेंशन के अनुरूप ही है। तो चलिए, ये था हमारा जो कन्वेंशन था यूनेस्को के बारे में था। और यूपीएससी में इस तरीके का सवाल आता है, तो आप जब भी यूपीएससी का तैयारी करें तो पहले तो किसी संगठन के बारे में ये भी देखना जरूरी है कि उसका मेंबरशिप कौन कौन हो सकता है। मान ली अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, फिर अफ्रीकी बैंक हो, यूरोपीय डेवलपमेंट बैंक हो, यूरोपीय सेंट्रल बैंक हो, तो क्या उसका जो है मेंबरशिप केवल यूरोप के देश बनेगा। तो इसको कंपलसरी लिखिए, उसके बगल में जब आप नोट्स बनाइए तो कंपलसरी इस चीज़ को लिखिए कि उसका मेंबरशिप कौन हो सकता है, किसको वो लोन दे सकता है, किसको नहीं दे सकता है, किसका उसमें कितना शेयर है, किस कंट्री का कितना शेयर है। इस सब तरीक़ा से भी सवाल यूपीएससी में आता है। तो ये हमारा आज का यूनेस्को का था, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये जो है संगठन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।